मत बोलना कि सर न्यूमेरिकल तो आपने न्यूमेरिकल क्यों दिया। न्यूमेरिकल जरूरी है, न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सको कर लेना। उसके लिए आपको चाहो तो अब वो RS खुरमी की बुक आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ मैं। RS खुरमी की बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से वो न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करनी हो तो RS खुरमी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। पर RS खुरमी की जो RS खुरमी का जो आप उसमें ये मत देखना कि RS खुरमी के ने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन को वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आया समझ में? भले ही आपका आंसर उसमें मैच ना करे उसके साथ, उसमें आपका आंसर सही है, RS खुरमी का आंसर गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्योंकि RS खुरमी के बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स गलत होते हैं, स्टेप्स उनकी गलत होती है। आप उनके सिर्फ क्वेश्चंस ही उठाएं, उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको नहीं उठाएं, ठीक है ना। आया समझ में? अगर आप चाहते हैं तो RS खुरमी की बुक आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक। दिख रहा है सबको स्क्रीन मेरी? सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये दो न्यूमेरिकल किए थे, सबको समझ में आया होगा, होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक। आज अपन पढ़ेंगे एसएन कर्व, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं पर उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। एसएन कर्व में आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका जो है ये एक डायग्राम है। एक्चुअली में अपन ने जो डायग्राम पढ़ा था वो स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स के बीच में था, जो ऐसा टाइप का मैंने बनाया था। ये आप लोगों के साथ पीपीटी भी दिखा लेता हूँ मैंने एक दिन आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल मैंने आपको बताया था। इसमें और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमने लॉग टर्म का यूज किया है। क्या? किसका? लॉग टर्म का। क्यों? क्योंकि आपका जो ये कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये क्या बन जाए? एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। सिर्फ इसी वजह से इसको लॉग टर्म में कन्वर्ट किया है अपन ने, ठीक है। उसका स्ट्रेस का लॉग लिया है टू द बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? 10⁶ लिखा था। अगर log 10⁶ टू द बेस 10 अगर मैं लिखूंगा ऐसे, अगर मैंने ये लिखा log टू द बेस 10⁶, then it will become क्या? 6। log 1000 क्या हो जाएगा? log 1000 क्या हो जाएगा? 10⁻³ लिख सकता हूँ 1000 को, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या है ये? पहले तो एसएन कर्व पढ़ते हैं। क्या? बाय ज्वाइनिंग द 0.9 ऑफ SUT। SUT मतलब क्या है? ये मेरे को वो मिल नहीं रहा था, सिग्मा नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे एस लिखा है। ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है, सिग्मा है ये, सिग्मा अल्टीमेट स्ट्रेस है ये, मतलब 90% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है।
बाय ज्वाइनिंग द 90% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। 90% यहाँ पे मैंने लिखा है एस एम, देखिए एस एम इज इक्वल, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू एस एम है, वेयर एस एम इज इक्वल टू 0.9 ऑफ एस यू टी फॉर बेंडिंग। बेंडिंग के लिए 0.9 और एक्सियल लोडिंग के लिए कितना होना चाहिए 0.75। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 10⁻³ नंबर ऑफ साइकिल पे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये स्ट्रेस साइकिल जो बता रहा है, एस एन कर्व जो बता रहा है क्या है, पहले आपको मैं बता चुका हूं। एस एन कर्व विच इज एस एन कर्व इज अ कर्व बिटवीन द stress and number of cycle where stress is in on the y-axis and number of cycle on the x-axis। ठीक है, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है, इंड्योरेंस पॉइंट की। ये वाला पॉइंट क्या है, इंड्योरेंस पॉइंट। जैसे जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू कम करते जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाते जाते हो, स्ट्रेस वैल्यू कम होती जाती है। नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेस वैल्यू कम होती जाती है, फेलियर बढ़ता जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंड्योरेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है, ये वाला पॉइंट होता है इंड्योरेंस पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप भले कितने भी नंबर ऑफ साइकिल बढ़ा दीजिए, कितने भी नंबर ऑफ साइकिल बढ़ा दीजिए, स्ट्रेस वैल्यू कम नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू एस ई। एस ई मतलब सिग्मा ई। सिग्मा ई मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे 10⁻³ नंबर ऑफ साइकिल पे इसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू कितनी रहती है, एस एम की वैल्यू कितनी रहती है 0.99, 90% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ व्हेन द केस इज बेंडिंग केस हो। ठीक है, अगर एक्सियल का केस हो, एक्सियल का केस हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 75% ऑफ सिग्मा यूटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 10⁻6 है, एक मिनट में चेंज करता हूं। ठीक है, 10⁻6 साइकिल। सो बाय ज्वाइनिंग द 0.9 ऑफ SUT 8000 साइकिल, 1000 मतलब अगर ये इसका लॉग लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3, एंड नंबर ऑफ साइकिल का लॉग टर्म लेंगे, 10⁻³ साइकिल का लॉग टर्म लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3। तो 3 के करेस्पॉन्डिंग कितना है 0.9 SUT। एंड SE, SE कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे SE यहाँ पे मिल रहा है। तो 8 10⁻6 साइकिल, 10⁻6 के करेस्पॉन्डिंग लॉग टर्म लेंगे तो वो क्या हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द log S and log N ग्राफ we will get this SN curve for the variable load। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल लोडिंग। ठीक है, अब आपको मेन क्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें अपने को क्या रहता है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि मटेरियल कहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ है और कहाँ पे मतलब हाई स्ट्रेस जोन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, नंबर ऑफ साइकिल 0 से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, लिख लेता हूँ जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये आपको इन दोनों के बीच में, ग्राफ के बीच में फर्क क्या है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों में फर्क समझ में आना जरूरी है। ये देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है
और ये जो होता है, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया है 0 से बनाया है, और ये 3 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 3 के करेस्पॉन्डिंग 0.9 ऑफ SUT है। तो यहाँ पे 0 के करेस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0 के करेस्पॉन्डिंग होगा, 0 के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे SUT होगा, ठीक है। यहाँ पे SUT होगा, तो 10⁻³ पे कितना होगा जाएगा यहाँ पे 0.9 ऑफ 0.9 ऑफ SUT। ठीक है, यहाँ पे 0.9 ऑफ SUT, ये वाला पॉइंट पे, ठीक। सो ये ग्राफ जो बना रहे हैं अपन, ये ग्राफ है SN कर्व है, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 0 से लगे 10⁻³ साइकिल्स है, तो यहाँ पे हाई स्ट्रेस साइकिल, इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेस साइकिल। पहले तो अपन ये समझें कि ये जो लाइन जो आपकी दिख रही है तिरछी लाइन, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ठीक है। जो ये वाली लाइन है, इसको अपन बोलते हैं फाइनाइट जोन। क्या बोलते हैं, फाइनाइट लाइफ। इसको बोलते हैं फाइनाइट लाइफ। फाइनाइट लाइफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 10⁻6 साइकिल तक मटेरियल आपका, यहाँ पे कितना भी आप लोड लगाएंगे तो मटेरियल आपका फेल हो सकता है इतने नंबर ऑफ साइकिल में। अगर आप 10⁻6 साइकिल पे एक्सीड कर गए हो और आप इंड्योरेंस लिमिट पे पहुंच गए हो, इंड्योरेंस लिमिट पे पहुंच गए हो, तो आप कितने भी नंबर ऑफ साइकिल पे चला लो मटेरियल को, आपका मटेरियल फेल नहीं होगा। इसीलिए इस पॉइंट के बाद जो लाइफ होती है, ये लाइफ क्या हो जाती है, इनफाइनाइट लाइफ हो जाती है। तो 0 से लेके 10⁻6 क्या है, फाइनाइट लाइफ, और ये अबाउट मतलब अबाउट 10⁻6 इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है। और आपका जो फाइनाइट लाइफ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, उसको क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेस साइकिल, और दूसरा है लो स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड है, हाई स्ट्रेस साइकिल एंड लो स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। लो स्ट्रेस साइकिल, जैसे जैसे आप जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ साइकिल, जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ती जाएंगी। मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेस आप कम कर रहे हो, आपका नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे ही स्ट्रेस कम करना मतलब क्या कर रहे हैं अपन मटेरियल पे लोड कम लगा रहे हैं। जैसे ही मटेरियल पे कम लोड लगा रहे हैं, ये ज्यादा रिवॉल्यूशन चल रहा है आपका मटेरियल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हाई रिस्क पे रहता है, और यहाँ पे लो रिस्क रहती है, और यहाँ पे कंप्लीटली रिस्क खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एंड्योरेंस पॉइंट पे पहुंच जाता है। एंड्योरेंस पॉइंट पे अगर आप डिजाइन, तो वो मटेरियल आपका हमेशा सेफ रहता है, ठीक है। ये है पूरा साइकिल, ठीक। तो इस साइकिल को यहाँ पे 2 तरीके से, इधर अगर आप, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं फॉर नॉन फेरस, जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में अपन को क्या है ना, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पाता है, जो 10⁻6 पॉइंट अपन को मिल रहा है यहाँ पे, वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे अपन मतलब एक्सपेरिमेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान के चलते हैं, ये वैल्यू कितनी होती है 10⁸ या फिर 5 × 10⁸। इसके बाद अपन को नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलने लगती है। पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं होती है, पर नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरूरी है। SN कर्व is used for showing the fatigue data. It is the curve between the stress and number of cycle और through fatigue, ठीक है। इसको अपन स्ट्रेस साइकिल भी कहते हैं। By decreasing stress, the number of cycle before failure increases. फेलियर होने से पहले नंबर ऑफ साइकिल आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। Some metals does not show the true fatigue limit, मतलब जैसे कि आपका देख सकते हैं नॉन फेरस मेटल्स में होता है। SN कर्व नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल फॉर दोस मेटल्स,
मतलब अपन को वहां पे कितना लेना है, कंसीडर करना है 10⁸ या फिर 5 × 10⁸ साइकिल इज यूज्ड एज अ फटीग स्ट्रेंथ। एल्यूमिनियम में ऐसा होता है, कॉपर में होता है, मैग्नीशियम में होता है, which does not show the true fatigue limit। इनिशियली अब कैसे प्रोसीड होता है, अपन को क्रैक कैसे होती है, एक्चुअली होता क्या है, अपन क्या है नंबर ऑफ, जैसे वायर का ही केस ले लें, वायर का ही केस ले लें, जैसे एक रॉड है, रॉड ले लेता हूं, रॉड पे मैंने ऐसे इसको लोड लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसे लगा रहा हूं, फिर ऐसे लगा रहा हूं, कंटिन्यूअस ऊपर नीचे लोड लगा रहा हूं। तो एक टाइम आता है जहां से आपका मटेरियल वीक होता है, वहां से ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, यहां से क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। ये छोटा सा क्रैक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैक प्रोपेगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, क्रैक प्रोपेगेशन। तो जैसे ही क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर जैसे ही आप लोड अप्लाई करते जाते हो, ये क्रैक ऐसे बढ़ता जाता है, ये क्रैक ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, ये क्रैक बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते फाइनली ये क्या हो जाता है, आपका मटेरियल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। फिर वो चाहे आपका मटेरियल डक्टाइल क्यों ना हो, समझ में आया, बट डक्टाइल क्यों ना हो आपको इंडिकेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फेलियर हुआ है वो यील्ड पॉइंट से पहले फेलियर हुआ है, और डक्टाइल मटेरियल इंडिकेट कब करता है, जब यील्ड पॉइंट आता है, जब यील्ड पॉइंट आता है तब इंडिकेट करता है। और यहाँ पे फेलियर जो हुआ है वो यील्ड पॉइंट से पहले हुआ है। क्यों? क्योंकि फटीग लोडिंग में अपन फटीग लोडिंग, जिसको वेरिएबल लोडिंग भी कहते हैं, वेरिएबल लोडिंग में बिफोर यील्ड पॉइंट आपका मटेरियल फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपन वेरिएबल लोडिंग अप्लाई करते हैं, कभी कुछ लोड अप्लाई किया, कभी कोई लोड अप्लाई किया, कभी किसी नेचर का लोड अप्लाई किया, मतलब कभी कंप्रेसिव कभी टेंसाइल अपन ने अप्लाई किया। तो उसकी वजह से वो अल्टीमेट में फेल ना होके मटेरियल वो यील्ड पॉइंट से पहले ही मटेरियल फेल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अपन फटीग के अलग से डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे फिर वो मटेरियल आपका डक्टाइल क्यों ना हो, वो आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि मैं फेल होने वाला हूँ, ये मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको मैं पढ़ सकता हूँ। इनिशियली क्रैक डेवलप्स एट द हाईली स्ट्रेस पॉइंट मतलब जहाँ पे मटेरियल वीक है, ठीक है, एंड दिस क्रैक ग्रोस, मतलब ये बढ़ता जाता है कंटिन्यूअसली अंटिल द फेलियर ऑफ द पार्ट अकर। दिस फ्रैक्चर और separation which cause the failure in the ductile material without showing any yielding, that's why it is the severe problem for the design engineers। डिजाइन इंजीनियर्स जब अगर स्टैटिक लोडिंग की डिजाइन करते हैं तो उसके लिए बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए डिजाइन इंजीनियर को हमेशा डिजाइन करना चाहिए सोच समझ के। कैसे डिजाइन करना चाहिए? वेरिएबल लोडिंग की थिंकिंग रख के डिजाइन करना चाहिए, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल इज नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ यील्डिंग बिफोर फ्रैक्चर एंड फाइनली ब्रिटल फ्रैक्चर अकर इन द डक्टाइल मटेरियल। अब भाई अगर ये इंडिकेशन दे नहीं रहा है तो ये मटेरियल क्या कैसा टाइप का हो गया? मटेरियल ब्रिटल टाइप का, फ्रैक्चर टाइप का मटेरियल हो जाता है, ठीक है। All around 90% of the mechanical failure is due to the variable load। तो वेरिएबल लोड की वजह से ही मैक्सिमम आपका मटेरियल में मैकेनिकल फेलियर होता है 90% केसेस में, ठीक है। तो एक डिजाइन इंजीनियर इसी चीज पे ही ध्यान नहीं दे पाता है। इसीलिए हमेशा हमें मटेरियल, जब भी अपन किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी अपन मशीन डिजाइन पार्ट का अपन डिजाइन कर रहे हैं तो ये सोच के डिजाइन कर रहे हैं कि किस एप्लीकेशन में उसका यूज होने वाला है और वो एप्लीकेशन आपका मतलब आगे चल के कहाँ यूज होगा और वहां पे कौन सी टाइप की लोड अप्लाई होंगी और उसका क्या नेचर होगा और उसका मतलब एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीजें अपन को ध्यान में रखते ही डिजाइन करनी चाहिए, ठीक है।
ये है पूरा आपका। और इसके बाद एक ये न्यूमेरिकल भी है। ये न्यूमेरिकल नॉर्मल न्यूमेरिकल है। इसमें एक मिनट बेटा, मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको करना है सिंपली। इसमें क्या करना है, हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, ऐसा टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा। एक स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपको नंबर ऑफ साइकिल दी हुई है, दूसरे स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपको नंबर ऑफ साइकिल निकालनी है। बड़ा आसान है निकालना। आपको ये पॉइंट पता होते हैं। ये देखिए, द सिलिंड्रिकल शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग स्ट्रेस 100 मेगापास्कल, फटीग स्ट्रेंथ टू सस्टेन द 1000 साइकिल इज, आप देखिए 1000 साइकिल पे अपन को 490 मेगापास्कल। इफ द करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेस इज 70 मेगापास्कल, द व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड शाफ्ट लाइफ। अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने हैं। तो चाहो तो आप ये कर सकते हो, और थोड़ा सा देख के, बड़ा आसान है। नहीं तो फिर ये एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों को कभी बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। पहले तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। हार्दिक, मीना, यस सर। तुम्हारा फॉर्म अपडेटेड है? जी सर। फॉर्म एग्जाम फॉर्म अपडेटेड है? अपडेटेड है। हाँ सर, अपडेटेड है। हाँ सर। एक बार फिर से चेक कर लेना, है ना? जी सर। राहुल जोशी नहीं आया? संदीप गिरी, उमेश, सर वैसे ऑनलाइन एग्जाम, क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन एग्जाम की डेट थोड़ी ना आई है सर अभी। नहीं, अभी नहीं आई है। हेलो सर। हेलो बाद में बेटा डाउट पूछना, है ना? अभी थोड़ा काम है। सर मेरा नाम आ ठीक गया था है, क्या सर? राघव। हाँ हाँ, आ गया था। ठीक है सर, सर, आप अपडेटेड सबकी मेल भेज अटेंडेंस देना हो एक बार। गई है? अपडेटेड जो फॉर्म होंगे उनकी लिस्ट भेज देना सर एक बार। मैं आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म शेयर करूंगा आज की डेट में। सारे लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर लीजिएगा, सभी लोग आज के दिन में। ठीक है, सर वो चलिए। ओके सर। 14 और 17 जून ओके की सर। रिकॉर्डिंग है सर, वो आपको सेंड करनी है क्या? क्या? सर 14 और 17 जून वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग है सर। हाँ, शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सर।